सीख रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने बीएससी पार्ट सेकंड के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड शुरू की थी जिसका नाम था एल्कोहल्स। ठीक है, उसमें हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने अल्कोहल्स का कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, कौन सी एंटिटी है जिनको हम अल्कोहल्स कहते हैं। तो हमने बताया था जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह लगा होता है वो सभी क्या होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं। इसके अलावा हमने अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें देखा था हमने बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, यानी कि जितने OH समूह जुड़े हुए हैं उसके नंबर के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें हमने मोनोहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में उसको डिवाइड किया था। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की करेंगे। लास्ट टाइम हमने उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इसके अलावा हमने अल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर, नामकरण कैसे किया जाता है वो भी सीखा था। उम्मीद है आप सभी लोगों को नामकरण करना आ गया होगा, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा उससे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सबसे पहले हम जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़े थे वो थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, इसमें हमने देखा था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं, एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो होते हैं जिनमें CH2OH एंटिटी लगी होती है, यूनिट लगी होती है, और ये किससे जुड़ी होती है, एक R ग्रुप से जुड़ी हुई होती है, एक कार्बन से जुड़ी हुई होती है। और ये कैसे होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें केवल एक OH ग्रुप होता है। ठीक है, जब ये एक OH ग्रुप किसी कार्बन से जुड़ा हुआ, अगर ये यूनिट प्रेजेंट है CH2OH और ये किसी एक कार्बन से जुड़ी हुई है, किसी R ग्रुप से जुड़ी हुई है, तो ये जो अल्कोहल थे ये कैसे थे, 1 डिग्री अल्कोहल थे। इसके अलावा अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दूं और 2 R ग्रुप जोड़ दूं मैं, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल्स थे। अगर मैंने तीनों हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर 3 R ग्रुप्स जोड़ दूं तो ये हमारे कहलाते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो हमने मोनोहाइड्रिक को भी डिवाइड किया था किसमें, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है वो कैसा है, कैसा है, sp3 संकृत। ये भी कैसा है, sp3 संकृत। ये भी कैसा है, sp3 संकृत है ना। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकते हैं जब जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये क्या कहलाएंगे, सभी संकरित है, sp3 संकरित हैं और संतृप्त हैं, इनमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये जो कार्बन है ये किसी डबल बॉन्ड युक्त कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि ये अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर ये देखा जाए तो कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये किस तरीके का अल्कोहल कहलाएगा, ये कहलाएगा एलाइलिक अल्कोहल। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्या है ये हमारा एलाइलिक अल्कोहल। इनको क्या कहेंगे हम, एलाइलिक अल्कोहल। लेकिन अभी भी कैसा है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इनको बनाया कैसे जाता है, अल्कोहल्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो हम इनकी प्रिपरेशन देखेंगे आज। तो हम देखेंगे अल्कोहल के कौन से अल्कोहल, हम बात कर रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। वो 1 डिग्री भी हो सकते हैं, 2 डिग्री भी हो सकते हैं और 3 डिग्री भी हो सकते हैं। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के निर्माण की विधियां,
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हम क्या देखने वाले हैं आज? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स के बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है। हम वन बाय वन उन सभी विधियों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हम सबसे पहले विधि पढ़ने वाले हैं वो है एल्किल हैलाइडों से एल्कोहल का निर्माण। फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम एल्कोहल्स की, किनसे? एल्काइल हैलाइडों से। एल्काइल हैलाइड का हम यूज करेंगे और उनसे हम किसका निर्माण करेंगे? एल्कोहल का निर्माण करेंगे। ये एल्काइल हैलाइड होते क्या है आखिर? तो हम अगर इस तरह के लिखें RX, यहाँ पर R कोई क्या है? एल्काइल समूह है, और X क्या है? यहाँ पर कोई हेलोजन, कोई सा भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X क्या है यहाँ पर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई भी हेलोजन होगा। तो इस तरह की जो एंटिटी हैं ये क्या कहलाती हैं? एल्काइल हैलाइड। ये क्या कहलाती हैं? एल्काइल हैलाइड। अब इन एल्काइल हैलाइड से हमें क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। यानी कि ये जो X ग्रुप है, जो कोई भी हेलोजन हो सकता है, उसे हटाकर वहां पर क्या लगाना है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है। यानी कि हमें ये रिएक्शन करना है। RX से क्या बनाना है? ROH ग्रुप लगाना है ना। तो ये जो रिएक्शन होते हैं एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल का निर्माण, ये डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह की एंटिटी ले रहे हैं, यानी हमारा जो सबस्ट्रेट है वो हम क्या ले रहे हैं। हमने देखा अभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 1 डिग्री भी होते हैं, 2 डिग्री भी होते हैं और 3 डिग्री भी होते हैं। तो इनके बनाने के मेथड भी क्या होंगे? थोड़े से अलग अलग होंगे, इनकी डिग्री पर आधारित। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी ये जो एंटिटी है RX एल्काइल हैलाइड, ये 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो क्या होगा? तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? इसको हटाने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए X ग्रुप को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा OH समूह से। तो अगर हमें इसे प्रतिस्थापित करना है तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रबल न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर हमें ये रिएक्शन करनी है तो हमें रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जो कि यहाँ पर इस केस में हमारे क्या होते हैं? एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH। रिएजेंट क्या रहेंगे हमारे यहाँ पर? एक्वस KOH और एक्वस NaOH। यहाँ से हमें क्या मिलता है? न्यूक्लियोफाइल मिलता है, जो कि कौन सा होता है? ये K+OH- Na+OH-। तो यहाँ पे हमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है? OH-। यहाँ पर अच्छा एक चीज याद रखिएगा, मैंने क्या लिया है? एक्वस KOH लिया है। एक्वस का मतलब जलीय विलयन लिया है, किसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। जलीय विलयन लेंगे तभी ये किसकी तरह काम करेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। एक हम ये भी लेते हैं ना, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH, यानी कि इनका एल्कोहल में विलयन लेंगे तो फिर यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं, ये किसकी तरह कार्य करेगा? बेस की तरह कार्य करेगा। और उम्मीद करती हूँ आप लोग इतना तो जानते होंगे कि कौन न्यूक्लियोफाइल होते हैं और किनको हम बेस कहते हैं, क्या डिफरेंस है न्यूक्लियोफाइल और बेस में। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ। बेस वो होते हैं जिनकी एफिनिटी किसके लिए होती है? प्रोटॉन के लिए होती है। यानी कि जो क्या करते हैं? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोटॉन को खींचते हैं अपनी तरफ, यानी प्रोटॉन लविंग होते हैं। प्रोटॉन, इनको प्रोटॉन से प्यार होता है, इसलिए ये प्रोटॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। वो होते हैं बेस। दूसरा होता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो कार्बन पर अटैक करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पर अटैक ना करके, हाइड्रोजन के प्रति अपनी एफिनिटी ना दिखाकर कहाँ पर अटैक करते हैं? कार्बन पर अटैक करते हैं, वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल। बाकी आपने डिटेल में पढ़ा होगा न्यूक्लियोफाइल, अगर नहीं पढ़ा है तो पुरानी, आप अभी सेकेंड ईयर में आ गए, फर्स्ट ईयर में डेफिनेटली आपको पढ़ाया गया होगा, दोबारा पुरानी कॉपी उठाकर देखना, ठीक है। तो हम यहाँ पर एल्कोहलिक KOH ना लेकर क्या लेते हैं? एक्वस KOH या एक्वस NaOH लेते हैं, जिनसे हमें क्या मिलता है? OH- मिलता है, जो कि क्या है? प्रबल न्यूक्लियोफाइल होता है।
ये क्या करते हैं प्रबल न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर 1 डिग्री हमारा सबस्ट्रेट क्या है, या तो 1 डिग्री होगा या तो फिर 2 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा OH माइनस, यहाँ से ये जो OH माइनस है ये यहाँ से अटैक करेगा कार्बन पर, और ये X माइनस जो है ये क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ROH मिल जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है। हमारे पास 2-3 तरह के मैकेनिज्म होते हैं, आपने पढ़ा होगा SN1, SN2, SNI, कुछ सुने होंगे, कभी नाम सुने होंगे 12th में या BSc पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़े होंगे, उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा। तो बता सकते हैं आप में से मुझे कोई कि यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 होगा या SN2 होगा। तो क्योंकि हम यहाँ देखें हमारा सबस्ट्रेट क्या है, 1 डिग्री और 2 डिग्री है, अगर ये SN1 मैकेनिज्म होता तो SN1 मैकेनिज्म में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन अगर हम देखें, एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन, एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और दोनों ही बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें अगर हम, तो क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता तो यहाँ पर मैकेनिज्म SN1 होता, लेकिन यहाँ पर 3 डिग्री सबस्ट्रेट ना होकर के क्या है, 2 डिग्री और 1 डिग्री है। यहाँ पर कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा वो किससे होगा, वो होगा हमारा SN2 मैकेनिज्म से। SN2 में क्या करते हैं, SN2 में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करता है, जो हमारा लीविंग ग्रुप है, यहाँ पर लीविंग ग्रुप कौन है, यहाँ पर हैलोजन, तो हैलोजन के सिग्मा स्टार में जाकर अटैक करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा और हैलोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा, यानी बैक साइड अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है। इसीलिए यहाँ पर एक स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर हम पूछे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, तो यहाँ पर इन्वर्जन हो जाता है। 2 तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री है कि यहाँ तो रिटेंशन रहेगा या इन्वर्जन, यानी कि जो सब यहाँ पर जो हमारा अभिकर्मक है, हमारा जो सबस्ट्रेट है, उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, मान लो X अबव द प्लेन था, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी क्या बने, अगर रिटेंशन होगा तो अबव द प्लेन जाएगा, लेकिन अगर इन्वर्जन होगा तो अपोजिट साइड से यानी बैक साइड से अटैक करेगा, तो वो बिलो द प्लेन जाएगा। तो वैसे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम देख लेते हैं। अगर हमें RH से ROH बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर KOH या NaOH लिया है। तो ये OH माइनस क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा और हैलोजन बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल निर्माण हो जाएगा, अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। मान लो यहाँ पर तो हमने 1 डिग्री या 2 डिग्री ली थी, मान लो हमारा ये जो RH है ये क्या है, एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री है। तो जब हमारे पास ऐसा सबस्ट्रेट हो जिसमें 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, तो वहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर तो हमारा रिएक्शन केवल अगर ये भी मौजूद हो H2O, तो भी रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। किस मैकेनिज्म से होगा, यहाँ पर हमने देखा था SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, और यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट क्या है, 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्या होगा, ये जो RH बॉन्ड है ये टूट जाएगा, तो यहाँ पर टूट जाएगा तो सबसे पहले किसका निर्माण होगा, कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, और उस कार्बोकैटायन पर कौन अटैक करेगा, H2O अटैक करेगा, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास ROH मिल जाएगा, जो कि कैसा होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगा ये कौन से मैकेनिज्म से होगा, SN1 मैकेनिज्म से होगा। SN2 मैकेनिज्म जो होती है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, न्यूक्लियोफाइल आता है, बैक साइड से अटैक करता है और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। जबकि SN1 रिएक्शन जो होती हैं वो 2 स्टेप में होती हैं। पहले क्या होगा, इंटरमीडिएट का निर्माण होगा। इंटरमीडिएट क्या बनता है हमारे यहाँ पे, कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और उस कार्बोकैटायन पर हमारा H2O इजीली अटैक कर सकता है। अब इजीली अटैक करके क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। तो ये कौन सा है, SN1 मैकेनिज्म है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, हम जानते हैं अगर हमारा सबस्ट्रेट 1 डिग्री होगा, हमारे पास 2 डिग्री, 3 तरह के सबस्ट्रेट हो सकते हैं, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी होता है। तो जो 1 डिग्री सबस्ट्रेट होते हैं, यानी कि अगर हमारा ये जो सबस्ट्रेट है ये कैसा है, 1 डिग्री का है, तो ये हमेशा कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन करेगा, SN2 से करेगा। ठीक है, अगर 2 डिग्री सबस्ट्रेट है तो ये दोनों प्रोसेस से कर सकता है, ये SN1 भी दे सकता है और ये SN2
2 भी दे सकता है, जबकि जो 3 डिग्री सबस्ट्रेट होते हैं वो हमेशा क्या देंगे, SN1 देंगे। ठीक है, अगर हमारा सबस्ट्रेट कैसा है, 3 डिग्री का है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो वो कौन सा मैकेनिज्म देगा, SN1 देगा, कार्बोकैटायन का निर्माण करेगा। ठीक है, अगर 2 डिग्री है तो वो दोनों ही प्रोसेस से कर सकता है, SN1 से भी रिएक्शन दे सकता है और SN2 से भी दे सकता है। यहाँ अगर हमारा सबस्ट्रेट कैसा है, 1 डिग्री है, तो वो हमेशा किससे रिएक्शन करेगा, कौन से मैकेनिज्म से देगा, SN2 से देगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे 2 डिग्री सबस्ट्रेट हैं वो इस मैकेनिज्म से भी जा सकते हैं और इस मैकेनिज्म से भी जा सकते हैं, यानी कि 2 डिग्री सबस्ट्रेट जो है एल्काइल हैलाइड वो SN2 से भी एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं और SN1 द्वारा भी एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि कब एल्कोहल का निर्माण करेंगे, कब SN1 से करेंगे और कब SN2 से करेंगे, वो जब हम आगे एग्जाम्पल लेंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको समझ में आया मैंने क्या कहा, एक और बार फिर से समझ लीजिए। हमें एल्काइल हैलाइडों से एल्कोहलों का निर्माण करना है। ठीक है, एल्कोहलों का निर्माण, इसके लिए 2 कंडीशन है, हमारा सबस्ट्रेट कैसा है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अगर 1 डिग्री है सबस्ट्रेट या 2 डिग्री है और हमें यहाँ पर ये हेलोजन RX बॉन्ड को तोड़ना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पर क्या लिया, KOH और NaOH, हम कुछ भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, इनका जलीय विलयन लेंगे तो ये किसका काम करेंगे, यहाँ पर OH माइनस मिलेगा जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो बैक साइड से अटैक करेगा और हेलोजन बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, अगर 3 डिग्री सबस्ट्रेट है तो क्या करेगा, पहले ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा, इंटरमीडिएट बनेगा जो कि बनेगा कार्बोकैटायन, और उस कार्बोकैटायन पर H2O रिएक्शन करेगा। यहाँ पर हमें प्रबल न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है, केवल H2O भी यहाँ पर रिएक्शन आसानी से करा सकता है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ROH मिल जाएगा। इसके अलावा 2 डिग्री जो सबस्ट्रेट होते हैं वो SN1 से भी देते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा, तब भी एल्कोहल का निर्माण करेंगे, वाई SN2 मैकेनिज्म। और अगर H2O प्रेजेंट होगा यानी वीक न्यूक्लियोफाइल भी रहेगा, H2O कैसा होता है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल भी रहेगा, एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल भी रहेगा, तब भी क्या है, 2 डिग्री सबस्ट्रेट SN1 द्वारा रिएक्शन कर लेंगे, यानी एल्कोहल का निर्माण कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, मान लो हमारे पास ये है CH3CH2OH, क्या है ये, इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है ये। ठीक है, सॉरी, इथाइल एल्कोहल का तो हमें निर्माण करना है। हमने यहाँ पर क्या लिया, एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल हैलाइड में मान लो हमने यहाँ पर लिया इथाइल क्लोराइड लिया, एथिल क्लोराइड लिया। ठीक है, हमें इससे अल्कोहल का निर्माण करना है, तो हम देखते हैं हमारा रिएजेंट क्या होना चाहिए, अभिकर्मक क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कैसा सबस्ट्रेट है, 1 डिग्री का है। 1 डिग्री है तो ये कौन सा मैकेनिज्म से देगा, SN2 से रिएक्शन देगा, और SN2 करने के लिए यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि यहाँ पर हम एक्वस NaOH या फिर KOH का भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, OH माइनस आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा और क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या मिला हमें, 1 डिग्री एल्कोहल मिला। मान लो हमारे पास ऐसा सबस्ट्रेट है, ये है, तो यहां पर भी देखें ये भी कैसा है, 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, क्योंकि यहां से केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये है ना, 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, यानी ये सबस्ट्रेट भी कैसा है, 1 डिग्री है। तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्वस KOH लेना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, OH माइनस यहाँ से निकलेगा, अटैक करेगा बैक साइड, क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा CH2OH, एल्कोहल बन गया। ठीक है, मान लो हमारे पास 1 डिग्री ना होकर के हमारे पास कुछ ऐसा हो,
क्या है ये? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। क्या है ये? टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। अल्कोहल नहीं, सॉरी, अल्कोहल तो मैं बनाना है। यहाँ पर हम ले लें ब्रोमाइड। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नाम लिख दें टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। अगर इस कार्बन पे देखें तो इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कि ये जो कार्बन है ये कैसा है? 3 डिग्री है। 3 डिग्री है तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं है। अगर हम केवल क्या ले लें, पानी भी ले लें, वाटर ले लें, तो भी रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है ये टूटेगा और सबसे पहले क्या जनरेट होगा? कार्बोकैटाइन। क्या जनरेट होगा? कार्बोकैटाइन, और ब्रोमीन जो है वो बाहर निकल जाएगा, Br-। ठीक है, कार्बोकैटाइन पर कौन अटैक करेगा? हमारे पास H2O मौजूद है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। कार्बन पर अटैक करेगा और हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा, यहां हम ऐसे देखें, H2O को मैं ऐसे लिख दूं H+ और OH-। तो क्या होगा? यहां से ब्रोमीन निकलेगा, Br-। ये क्या कर लेगा? H+ को ले लेगा तो HBr बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या? OH- यहाँ अटैक करेगा और हमें मिल जाएगा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अच्छा सवाल ये उठता है कि क्या हम ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे यहाँ पर लिया था एक्वस NaOH, एक्वस KOH, इनकी प्रेजेंस में करा सकते हैं? करा तो सकते हैं रिएक्शन, लेकिन वहां पर एक और साइड रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वहां पर साथ में एल्कीनों का निर्माण भी हो जाएगा। इसलिए अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं KOH और NaOH जैसे, तो वहां पर क्या है? प्रोडक्ट तो अल्कोहल तो मिलेगा, साथ में एल्कीन भी मिलेगी, इसलिए वो एक बहुत अच्छी विधि नहीं है। तो हम उस विधि से अल्कोहल का निर्माण बहुत ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमें साइड प्रोडक्ट भी मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा 1 डिग्री सबस्ट्रेट होगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, 3 डिग्री सबस्ट्रेट होगा तो केवल वाटर से भी रिएक्शन हो जाएगी। अगर 2 डिग्री सबस्ट्रेट हो हमारे पास तो 2 डिग्री सबस्ट्रेट से देख लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास 2 डिग्री सबस्ट्रेट है। ये कैसा है? ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री है, यानी कि 2 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड है। कौन सा है? यहाँ लिख सकते हैं आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या है ये? हमारे पास है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री है, और मैंने बताया 2 डिग्री वाले जो सबस्ट्रेट होते हैं वो SN1 से भी रिएक्शन दे सकते हैं और SN2 से भी रिएक्शन दे सकते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तब भी रिएक्शन देंगे, या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा यानी कमजोर न्यूक्लियोफाइल होगा तब भी रिएक्शन देंगे। यानी कि एक तरफ हम ले लें, एक तरफ हमने ले लिया एक्वस KOH और एक तरफ हमने ले लिया H2O, तो यहां पर भी रिएक्शन होगा, अल्कोहल बनेंगे, यहां पर भी रिएक्शन होगा, अल्कोहल बनेंगे। लेकिन ये जो रिएक्शन होगा यहाँ पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, तो यहाँ पर रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होगा? SN2 से होगा। OH- जाएगा, बैक साइड से अटैक करेगा और ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। तो दोनों में ही हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? Br निकाल देंगे, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? अल्कोहल जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास H2 है, एक क्या है? H2 एक दुर्बल न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये क्या करेगा? पहले इस बॉन्ड को तोड़ेगा और यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाएगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन है तो कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन से रिएक्शन होकर हमें प्रोडक्ट यही मिलेगा, चाहे इस मैकेनिज्म से करें, चाहे SN1 से करें, चाहे SN2 से करें, प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। यानी कि ये दोनों से दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है
कि ये जो 2 डिग्री सबस्ट्रेट होते हैं ये SN1 भी देते हैं और SN2 भी देते हैं, लेकिन यील्ड दोनों में ही बहुत अच्छी नहीं प्राप्त होती, क्योंकि यहाँ पर देखें SN1 में देखें तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री की कंपैरिजन में स्टेबल है, लेकिन 3 डिग्री से अगर हम तुलना करें तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो कम स्थायी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें अल्कोहल, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पाद हमें प्राप्त नहीं होगा। अगर हम यहाँ से देखें स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो अल्कोहल तो बनेगा, लेकिन इसके साथ साइड रिएक्शन हो जाएगी, एल्कीन का निर्माण भी हो जाएगा। तो इसलिए SN जो 2 डिग्री अभिकर्मक होते हैं जो हमारे वो क्या कहते हैं SN1 और SN2 दोनों से ही रिएक्शन देते हैं, लेकिन यील्ड बहुत अच्छी प्राप्त नहीं होती, यानी उत्पाद हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होता। तो ये था हमारी विधियां अल्कोहलों के निर्माण करने की, किससे? एल्काइल हैलाइडों से। तो हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं एल्किल हैलाइडों की जलीय क्षारों या नमी युक्त सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा अल्कोहलों का निर्माण होता है। क्या लिया है हमने? एक चीज और है, नमी युक्त सिल्वर ऑक्साइड, इसे भी हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर एक्वस KOH भी यूज करते हैं कि इसके अलावा नमी युक्त सिल्वर ऑक्साइड का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हमने देख लिया किस तरीके से इनसे निर्माण होता है अल्कोहलों का। तो समझ में आया आप सभी को कैसे किया है? एल्काइल हैलाइडों की जलीय क्षारों या नमीयुक्त सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया, अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा है अभिक्रिया, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया मतलब यहाँ पर क्या है? जल अपघटन है। ये क्या है? जल अपघटन। किसकी प्रेजेंस में? जलीय क्षारों या नमीयुक्त सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया, यानी कि जल अपघटन द्वारा अल्कोहलों का निर्माण होता है। ठीक है, जल अपघटन, ये जल अपघटन ही तो है। तो हमने देखा इस तरीके से निर्माण होता है। अब हम दूसरी विधि देखते हैं जो कि है दूसरी विधि, जिसमें हम देखेंगे अल्कोहलों का निर्माण करना किससे? एल्कीनों से। एल्कीन से तो हम क्या देख रहे थे? एल्कीन से अल्कोहल के निर्माण की विधियां। ठीक है, एल्कीन से अल्कोहलों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था एल्काइल हैलाइडों से अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार होता है। अब हम क्या देखेंगे? एल्कीन से अल्कोहलों का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो देखते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे सिंपल एल्कीन लेकर चलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। ठीक है, अल्कोहल बनाना है, यानी कि मुझे इस पर क्या जोड़ना पड़ेगा? एक पर हाइड्रोजन और एक पर OH ग्रुप, यानी कि मुझे क्या जोड़ना है? HOH जोड़ना है ना? HOH जोड़ना है और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2, ये OH और ये H। ठीक है, सीधी सीधी रिएक्शन हो गई, जुड़ गया H2O और ये बन गया। अगर आप ऐसे दिखाएंगे रिएक्शन को, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? थोड़ा अक्ल लगाओ, बताओ क्यों पॉसिबल नहीं है, दिमाग लगाओ। अरे भाई ये एल्कीन है, एल्कीन, इसके पास क्या होती है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इसके पास लूजली हेल्ड, यानी लूजली हेल्ड हिंदी में बोलूँ तो ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी ना है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थोड़ी ना है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
तो ये लेगा क्यों, ये तो देगा इलेक्ट्रॉन, तो किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन लेने थोड़ी ना, इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन तो देने हैं। दूसरी तरफ देखें हमारे पास क्या है, वाटर। वाटर में देखें तो ऑक्सीजन के पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर, और लोन पेयर मौजूद हैं, तो ये लेगा क्यों, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। अब दोनों ही देने वाली स्पीसीज हैं, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे, नहीं करेंगे रिएक्ट। न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट थोड़ी ना करता है, किसके साथ करता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये रिएक्शन ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगी, हमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल तो लेना पड़ेगा। तो क्या रिएक्शन करें भाई, कैसे एडिशन करें, थोड़ा सोचो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल लेना है, यानी कि ऐसी स्पीसीज लेनी है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। तो हम दो तरीके से एडिशन, और क्या करना है यहाँ पर, वाटर का एडिशन हो रहा है, जल का योग हो रहा है। क्या हो रहा है, जल का योग, हाइड्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, जल योजन भी बोलते हैं, जल योजन, हाइड्रेशन करना है। जल योजन का मतलब जल का योग करना है, एडिशन करना है। तो अगर हमें वाटर का एडिशन करना है एल्कीन के ऊपर, हाइड्रेशन करना है, तो दो तरीके से करा सकते हैं। एक तो करा सकते हैं प्रत्यक्ष विधि से, कैसे करा सकते हैं, प्रत्यक्ष डायरेक्टली, और एक करा सकते हैं अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में क्या होगा, वाटर सीधे जाके अटैक करेगा, लेकिन अपने आप से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो किसी इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो अभिक्रियाएं होंगी ये कैसी होंगी, ये होंगी अम्ल उत्प्रेरित होंगी। क्या होंगी, अम्ल उत्प्रेरित। किसी कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी, उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर हमें, और वो उत्प्रेरक यहाँ पर क्या होगा, अम्ल। तो ये अभिक्रियाएं कैसी होंगी, अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रियाएं होंगी। तो हम कह सकते हैं ये अभिक्रियाएं कैसी होंगी, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। क्या होगा रिएक्शन यहाँ पर, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। कौन सा अम्ल यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट लेना है हमें, यानी कि पानी में, इसमें पानी मौजूद होना चाहिए, वाटर अटैक करेगा तो वाटर तो मौजूद होना चाहिए, तो डाइल्यूट H2SO4 हम ले सकते हैं। एक होती है इनडायरेक्ट विधि, जहां पर वाटर का एडिशन तो होगा लेकिन डायरेक्टली नहीं होगा, यानी कि सीधे वाटर जाकर अटैक नहीं करेगा। इसमें दो विधि हैं, एक तो है हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण, और दूसरी विधि है मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण, ये अप्रत्यक्ष है। यहाँ पर भी वाटर का एडिशन होगा लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से, डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा। और यहाँ पर भी एडिशन हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, लेकिन ये क्या है, डायरेक्ट, यानी कि वाटर यहाँ पर डायरेक्ट अटैक करेगा। तो अब हम देखते हैं कि आखिर मैकेनिज्म देखते हैं ये कैसे होता है, रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। तो आगे चलते हैं थोड़ा, तीनों रिएक्शंस को देखेंगे हम वन बाय वन। तो अभी जो हमने रिएक्शन लिया वही ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया। अब ये रिएक्शन खाली H2O से नहीं होगी, कैसे होगी, अम्ल उत्प्रेरित होगी, यानी कि वाटर रहेगा, अम्ल भी रहेगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डाइल्यूट H2SO4। तब ये क्या बनाएगा, तब ये बनाएगा एल्कोहल। ठीक है, अगर हम इस एल्कीन को देखें तो ये कैसा है, सिमेट्रिकल है, सममित एल्कीन है, यानी दोनों तरफ सेम है। तो OH चाहे यहाँ जुड़े चाहे इस वाले कार्बन पर जुड़े, सेम एल्कोहल बनना है, अलग अलग एल्कोहल तो नहीं बनेगा। OH को मैं चाहे इस कार्बन पर जोड़ूं चाहे इस कार्बन पर जोड़ूं, एल्कोहल तो सेम ही बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर तो कोई सिलेक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुई, क्या हुई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, फॉर एग्जाम्पल ये ले लें हम RCH डबल बॉन्ड CH2, अब रिएक्शन कराएं H+H2O,
तो क्या होगा, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो OH यहाँ जुड़ जाए, H यहाँ जुड़ जाए, और दूसरा क्या होगा, OH यहाँ जुड़ जाए और H यहाँ जुड़ जाए। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा भाई? तो आप लोगों ने 12th क्लास में एक रूल पढ़ा होगा जिसका नाम था मार्कोनी-कॉब्स नियम। मार्कोनी-कॉब्स नियम क्या है भाई? ये मार्कोनी-कॉब्स नियम, मार्कोनी-कॉब्स नियम क्या है? तो ये बोला था जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल मतलब असममित, इधर R ग्रुप जुड़ा हुआ है जबकि इस कार्बन पर सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो दोनों तरफ सेम नहीं है, तो ऐसी एल्कीन जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और उसकी रिएक्शन हम किसी ऐसी स्पीसीज से करा रहे हैं, ऐसी स्पीसीज से करा रहे हैं जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव भाग उपस्थित हों, जैसे कि यहाँ पर H+ और OH-, जैसे H+Cl-, यानी कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भाग उपस्थित हों, तो इसका जो पॉजिटिव भाग है ये कहाँ जाता है? ये उस कार्बन पर जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। यानी कि ये कहाँ पर जाएगा? हाइड्रोजन कहाँ पर ज़्यादा है? यहाँ केवल एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाना पसंद करेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। और जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाना पसंद करेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे। यानी कि ये कहाँ जाएगा? इस कार्बन पर। इस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, तो ये जो एडिशन होगा, वाटर का जल योजन होता है, ये जो एडिशन होता है, योग होता है जल का, ये कौन से नियम के अनुसार होता है? मार्कोनी-कॉब्स नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? मार्कोनी-कॉब्स नियम के अनुसार। हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। तो ये वाला प्रोडक्ट अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को वहाँ जोड़ा है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? प्रोडक्ट बनेगा ये। लेकिन ये बना कैसे? मैकेनिज्म क्या होगा इसका? तो मैकेनिज्म देखें अगर हम, वैसे अगर सच में देखा जाए तो मार्कोनी-कॉब्स रूल जैसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ इस चीज़ की है कि हमें मैकेनिज्म में घुसना ही ना पड़े, बिना मैकेनिज्म के ही हमारा रिएक्शन हो जाए। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिया, मैकेनिज्म तो नहीं देखा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया और ये भी बता दिया कि यही स्टेबल होगा और यही बनेगा। तो ये क्या है? एक तरीका है, एक जुगाड़ है शॉर्ट में रिएक्शन को निपटाने की। लेकिन अगर हम मैकेनिज्म में जाएं तो हम देखेंगे एक्चुअल में कि होता क्या है, क्या फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि OH कहाँ जुड़ेगा। तो वही हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म के अंदर कि वो कौन से फैक्टर है, वो कौन से कारक है जो OH को डायरेक्ट करते हैं किस कार्बन पर जुड़ना है। तो देखते हैं। क्रिया विधि, मैकेनिज्म। हमारे पास क्या है? अम्ल पानी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ H+H2O अलग अलग, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ H+H2O के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, तो ये क्या बना लेगा? HOH और H+। क्या बन गया ये? हाइड्रोनियम आयन। सॉरी, क्या बन गया ये? हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो यहाँ तो हम ऐसे लिख के यहाँ से रिएक्शन शुरू करा सकते हैं, या डायरेक्ट हम यहाँ से भी रिएक्शन शुरू करा सकते हैं। ये आपकी मर्जी, आप किस तरीके से मैकेनिज्म को लिखना चाहते हैं, दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन, चलो यहाँ से लेकर चलते हैं। हाइड्रोनियम आयन से क्या है? ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। भाई ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो जो पहले से ही विद्युत ऋणात्मक है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? उसकी विद्युत ऋणात्मकता को और ज्यादा बढ़ा देगा, उसको अनस्टेबल कर देगा। तो ये तो स्थायी है ही नहीं, ये जल्दी चाहेगा कि मेरा H+ जल्दी से बाहर निकल जाए, H+ क्या हो? जल्दी से बाहर निकल जाए। तो क्या होगा? ये क्या करेगा? हमारे पास एल्कीन है, हमारे पास क्या है? एल्कीन है, और क्या है हमारे पास? हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन। एल्कीन के पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अभी बताया। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये क्या काम करता है? न्यूक्लियोफाइल।
और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को खींच लेगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट रिएक्शन दिखाया। अब आप बोलो ये डायरेक्ट अटैक कैसे हुआ, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, तो पहले आप इसको लोकलाइज करा लो, पहले आप इसको डीलोकलाइज करा लो पहले से ही। मान लो ये जो पाई बॉन्ड है मैंने इसको डीलोकलाइज कराया इस कार्बन पर। अब आप कहोगे नहीं मुझे इस कार्बन पर नहीं कराना, मुझे तो मिडिल वाले कार्बन पर कराना है, तो ये भी करके देख लेते हैं। अगर हम इस पाई बॉन्ड को यहाँ डीलोकलाइज कराएं तो क्या बनेगा भाई, तो हमारे पास बनेगा ये CH, पाई बॉन्ड तो पूरा इस पर शिफ्ट हो गया तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे एक बॉन्ड कम हो गया तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना, कौन सा बना, 1 डिग्री बना। और हम जानते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता, नहीं होता तो इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा, और बनेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन। और स्टेबल कार्बोकैटायन कब बनेगा, जब मैं इस बॉन्ड को ऐसे डीलोकलाइज कराऊं, यानी इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ ले जाऊं, इस कार्बन पर ले जाऊं। तो अगर मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन पर ले जाऊं तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और हाइड्रोजन अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCH, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन गया, CH2, और ये एक हाइड्रोजन न्यू जुड़ गया, प्लस H2O बाहर निकल गया। ठीक है, H2O का काम खत्म हुआ भाई अभी। अब यहाँ पर क्या है, क्या बना हमारे पास, कार्बोकैटायन। अभी H2O का काम खत्म नहीं, अब तो शुरू होगा H2O का काम। लेकिन अभी क्या हुआ है, केवल इसने H+ दिया है, जिसको किसने ग्रहण किया, एल्कीन ने। और जब ग्रहण किया तो क्या देखा हमने, ये पूरे के पूरे पाई बॉन्ड यहाँ चले गए तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा ये H+ ले लेगा यहाँ से। इस कार्बन पर कुछ नहीं जुड़ा है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया, ये बन गया भाई हमारा कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन जहाँ पर बने वहाँ पर हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी। क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी, स्थायित्व। जो कार्बोकैटायन स्थायी होगा हमेशा वही बनेगा। हमने देखा अगर हम दूसरी तरह से डीलोकलाइज कराते तो एक तरफ तो बन रहे थे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और एक तरफ बन रहा है हमारे पास 2 डिग्री। कैसा कार्बोकैटायन है ये, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम जानते हैं, 3 डिग्री सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कार्बोकैटायन की। तो 1 डिग्री के कंपैरिजन में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री की कंपैरिजन में। ठीक है भाई, कार्बोकैटायन बन गया। तो जो मैं कह रही थी ना, मार्कोनिकोव रूल क्या है, एक जुगाड़ है। एक्चुअल में क्या है, रिएक्शन को जो डायरेक्ट कर रहा है वो है कार्बोकैटायन, यानी कि इस अभिक्रिया की जो दर है, रेट है, वो किस पर निर्भर करता है, कार्बोकैटायन पर। तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर, अभिक्रिया की जो दर है वो किस पर निर्भर करती है, कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर, कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। यानी कि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है, ये कार्बोकैटायन ही है जो ये डायरेक्ट करता है कि हाइड्रोक्सिल समूह कहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे रिएक्शन देखते हैं। अभिक्रिया की दर किस पर डिपेंड करती है, कार्बोकैटायन पर। क्योंकि इस स्टेप में कार्बोकैटायन की जनरेशन हुई है तो ये स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, सबसे धीमा पद होगा। और जो धीमे पद होते हैं वही अभिक्रिया की दर का निर्धारण करते हैं, यानी कि यही कहलाएंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS स्टेप यही होगा। ठीक है, अब हमने देखा कार्बोकैटायन बना, प्लस हमारे पास क्या है, H2O है। H2O के पास क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो H2O अपने इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन से इसके ऊपर अटैक करेगा ऑक्सीजन, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास RCH OHH, और ये आ जाएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाएगा हमारे पास CH3। यहाँ पर क्या हुआ, फिर से अनस्टेबल स्पीसीज बन गई, HOH प्लस आ गया। फिर क्या हो गया, यहाँ पर ये क्या करेगा, अनस्टेबल होने की वजह से जल्दी से क्या करेगा, H+ को बाहर निकाल देगा।
तो ये H+ को इसने बाहर निकाल दिया, हमारे पास क्या बन गए RCHOH और ये बन गया हमारे पास CH3। क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास एल्कोहल। मैंने जैसा कि नाम लिया था, ये एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण है और वो भी कौन सी विधि द्वारा है? ये कौन सी विधि है? विधि का नाम लिख लें, ये कौन सी विधि है? ये विधि थी डायरेक्ट विधि में क्या था? अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। कौन सी विधि थी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दो विधियां देखी थी, तो ये डायरेक्ट विधि चल रही थी अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। यानी कि यहाँ पर हमने जल योजन किया है, जल का एडिशन किया है, किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में। यहाँ पर अम्ल किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का। ठीक है, उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, यहाँ पर भी बढ़ाया और फिर क्या होते हैं? एंड में हमें वापस मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पर उत्प्रेरक के तौर पर क्या लिया था? H+ को उत्प्रेरक के तौर पर लिया था, तो हमें क्या मिलना चाहिए? एंड में H+ वापस भी तो मिलना चाहिए, तो मिला ना हमको यहाँ पर एंड में H+ हमें वापस मिल गया और हमारा एल्कोहल, यानी कि यहाँ पर H+ जो है यानी एसिड जो है वो किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है। और ये जो अभिक्रिया है ये कैसी कहलाएगी? अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैकेनिज्म होता है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। किसकी उपस्थिति में? डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में एल्कीन क्या करती हैं? जल योजन द्वारा एल्कोहलों का निर्माण करती हैं। किसकी उपस्थिति में? डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, या अम्ल होना चाहिए, H+ होना चाहिए, उपस्थिति में एल्कीन किसके द्वारा? जल योजन हाइड्रेशन द्वारा एल्कोहल का निर्माण करती हैं। और ये निर्माण कैसे होता है? ये हमने पूरा का पूरा मैकेनिज्म देख लिया किस तरीके से होता है। सिमेट्रिकल होगा तो हम कहीं भी जोड़ सकते हैं H और OH, क्योंकि दोनों तरफ सेम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल होगा तो वहां पर क्या होगा? मार्कोनिकोव एडिशन। दूसरी बात यहाँ पर याद रखने की क्या है इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ये जो योग होता है ये क्या किसके अनुसार होता है? मार्कोनिकोव नियम के अनुसार, जो कि एक तरह की जुगाड़ है। एक्चुअल में यहाँ पर इंटरमीडिएट है क्या जो रिएक्शन को डायरेक्ट कर रहा है? वो है कार्बोकैटायन। यहाँ पर किसकी जनरेशन होती है, किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बोकैटायन की। यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या है हमारे पास? क्या बना हमारे पास? कार्बोकैटायन। यहाँ पर क्या है? इंटरमीडिएट। और यही रिएक्शन को डायरेक्ट करता है। एक्चुअल में रिएक्शन किससे डायरेक्ट हो रही है? कार्बोकैटायन से। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से। जो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा और वहीं पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ेगा, क्योंकि वाटर वहीं अटैक करेगा जहां पर कार्बोकैटायन स्थायी बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इन रिएक्शन को लेके याद करने के कि मार्कोनिकोव नियम के अनुसार जल योजन होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है और अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। और एक बात और, जहां पर कार्बोकैटायन आएंगे वहां पर रीअरेंजमेंट भी होगा। हम जानते हैं अगर किसी अभिक्रिया में कोई अनस्टेबल कार्बोकैटायन बना तो वहां पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। रीअरेंजमेंट में क्या हो सकता है? हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकती है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो सकती है, यानी मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होकर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाए, हाइड्राइड शिफ्ट होकर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाए। तो जहाँ पर कार्बोकैटायन आएगा वहाँ पर रीअरेंजमेंट भी हो जाती है, रिएक्शन होती है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कह रहे होंगे मैडम क्या बोल रही हैं, समझ नहीं आ रहा। देख लेते हैं क्या रीअरेंजमेंट, कैसे रीअरेंजमेंट। ये ले लें हम, ये लिया H+H2O अम्ल की उपस्थिति में जल योजन। ठीक है, तो क्या होगा हम जानते हैं, ये बॉन्ड किधर की तरफ शिफ्ट होगा? अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जो कि स्टेबल नहीं है। तो ये बॉन्ड कैसे डिलोकलाइज होगा? इस तरीके से
ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, H+ ले लेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास क्या बना हमारे पास, यहाँ पर H जुड़ गया, ये कार्बोकैटायन बना। कैसा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। स्टेबल है लेकिन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। हम जानते हैं सबसे स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब हम यहाँ देखें इसके बगल में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आऊँ किसी भी तरीके से तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बनेगा, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो 2 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा यहाँ पर, रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्थापन होगा। और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, कम स्टेबल है, इससे एक और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा। अब वो कैसे होगा, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर इस कार्बन पर आ जाए तो क्या होगा, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर अपने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको लेकर इस कार्बन पर आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करानी पड़ेगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करानी पड़ेगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करानी पड़ेगी। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि हाइड्रोजन हट गया, ये CH2 और ये CH3। तो क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, पुनर्व्यवस्थापन हुआ, अनस्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना। अब यहाँ पर रिएक्शन होगी, अगले स्टेप में कौन अटैक करेगा, वाटर। कहाँ अटैक करेगा, वाटर ले लूँ मैं तो क्या करेगा, लोन पेयर इस वाले कार्बन के खाली ऑर्बिटल में दे देगा, एम्प्टी ऑर्बिटल p ऑर्बिटल में। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3 OH, CH2 OH, H2+ बनेगा, यहाँ से -H+ हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 OH, CH2 CH3। ये बन गया हमारा एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बना है, नाम बता सकते हैं, कौन सा एल्कोहल है ये, नामकरण आपको IUPAC नामकरण सिखाए थे। तो क्या कर सकते हैं इसे, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ती है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा, यहाँ से देखें अगर हम लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन ये है। तो 2 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट एन संतृप्त है इसलिए एन। दूसरे पोजीशन पर क्या है, ऑल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, या इसे क्या कह सकते हैं, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं। तो ये बना हमारे पास एल्कोहल। तो इस तरीके से हमने देखा कि जहाँ पर कार्बोकैटायन है वहाँ पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है और रीअरेंजमेंट के द्वारा रिएक्शन होती हैं और हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा एल्कीन के जल योजन द्वारा, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो अप्रत्यक्ष योग था जल का, यानी अप्रत्यक्ष एडिशन जो था वाटर का, वो कैसे होगा और कैसे एल्कीन से एल्कोहल बनेंगे, यानी हाइड्रोबोरोनीकरण, ऑक्सीकरण और मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की रिएक्शंस हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।